Hello friends, welcome to our channel The Law School. As you know that we have already covered part 1. There are two chapters. Chapter 1 preliminaries, section 1 to 4. Second chapter relevancy of fact, which are section 5 to 55. Those sections have been covered in previous video, and now today we will cover part 2, chapter number 3, that is fact which need not to be proved, as per previous section 56 to 58 in chapter number 3. So let's start without wasting time. Today's agenda, chapter 3, fact which need to be proved, section 56, 57 and 58, along with case law S. Nagarjan versus Vasantha 1987. Part 2. Part 2, chapter 3, fact which need not to be proved as per previous section 56 to 58. Generally, the parties to the suit must produce evidence before the court for endorsing their assertion and claims. समानता क्या होता है जनरली कि कोई भी पार्टी सूट करती है और सूट करने के साथ साथ एविडेंस भी कोर्ट को सबमिट करती है। किसके लिए? एंडोर्सिंग देयर असर्शन एंड क्लेम के लिए। यही होता है मोस्टली कि कभी जब भी कोई पार्टी है कोर्ट सूट करेगी किसी पार्टी के ऊपर, तो वो कोर्ट में अपने एविडेंस प्रोड्यूस करती है। किसके लिए? उस क्लेम या असर्शन को क्लेम करने के लिए, एंडोर्सिंग करने के लिए करती है। पर इस सेक्शन में यह बताया गया है कि जब भी कोई फैक्ट या एविडेंस या एडमिशन कोर्ट को पहले जुडिशियल नोटिस, कोर्ट है जो जुडिशियल नोटिस संज्ञान में होता है, तो उसको हर बार प्रूफ करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। जब हर बार कोई फैक्ट को प्रूफ करोगे तो उसका कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए इस सेक्शन जो है 56 टू 58 में बताया गया है कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। However, there are certain cases, कुछ ऐसे केसेस हैं under the admission which admission of evidence for the purpose of endorsing in unnecessary टाइम बर्बाद हो कोर्ट का, इसलिए जो एडमिशन या कुछ फैक्ट हैं जो ऑलरेडी सबमिट हैं उसको हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 56 क्या कहता है कि फैक्ट्स जुडिशियल नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट्स जो जुडिशियल नोटिसेबल हैं तो उस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए जरूरत नहीं है। पार्टीज आर नॉट अंडर लाइबिलिटीज टू प्रूफ देयर रिस्पेक्टिव पार्ट। उस पार्ट को प्रूफ करने के लिए पार्टीज लाइबल नहीं होती हैं। वेयर द कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस टू एक्ट देन इट नीड टू बी प्रूव्ड। जहां पे कोर्ट कोई फैक्ट को जुडिशियल नोटिस लेती है, कोई भी एक्ट को, तो तब उस फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देन इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब कहते हैं कि जुडिशियल नोटिस क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ जुडिशियल नोटिस? जब कोर्ट कॉग्निजेंस मीन होता है संज्ञान लेना। जब कोर्ट किसी भी फैक्ट कोई भी सर्टेन मैटर को कॉग्निजेंस कोर्ट संज्ञान में ले लेती है तो उस फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल मीन्स कॉग्निजेंस टेकन बाय कोर्ट इटसेल्फ। स्वायत्ता संज्ञान में ले लेती है तो उस सर्टेन मैटर को विच आर सो क्लियरली, विच इज आर ट्रांसपेरेंसी, या उस मैटर या उस फैक्ट को जो ट्रांसपेरेंसी क्लियरिफाई है, या इन प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड दैट एविडेंस देयर एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस डीम्ड अननेसेसरी, ये माना जाता है। कॉग्निजेंस मीन होता है जब कोर्ट के द्वारा कोई संज्ञान लिया जाता है कुछ ऐसे सर्टेन मैटर को जो वो फैक्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसके देयर एग्जिस्टेंस। इट्स मीन फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट जो उस केस से रिलेटेड है, तो कोर्ट ये मान के चलती है, डीम्ड मीन मानना, कि उसको प्रूफ करने के लिए जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना है। इट्स मीन जुडिशियल नोटिस। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। सेक्शन 57 फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। मस्ट टेक यानी कि सेक्शन 17 में यह बताया गया कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कोर्ट मस्ट, यानी कि कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो वो करेगी ही करेगी, मस्ट है। कोई डिसीजन नहीं है कि हाँ ये चूज होना हो। कुछ ऐसे फैक्ट है। इस सेक्शन में 13 पॉइंट दिए गए हैं।
13 पॉइंट ऐसे सेक्शन है कि वो नोटिस करेगी ही करेगी, उससे बाहर कोर्ट नहीं करेगी। जो 13 पॉइंट के अंदर कोई भी फैक्ट है फॉल कर रहा है तो जुडिशियल नोटिस करेगी ही करेगी। फैक्ट ऑफ इस कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। For establishing any fact in the court of law, we need to be proof that fact with the help of witness through proper procedure as in mentioned in the Evidence Act। कुछ इसमें फैक्ट ऐसे बताए गए हैं जो प्रोसीजर है वो हमें मतलब कोर्ट नोटिस करेगी करेगी। वो 13 पॉइंट है, चलते हैं कि एक को देख लेते हैं। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। फर्स्ट पॉइंट है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भारत की टेरिटरी के अंदर कोई भी लॉ है वो मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, वो कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी ही लेगी। सेकेंड पॉइंट है ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड और हेयर आफ्टर टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूके यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल लोकल एंड पर्सनल एक्ट्स डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू बी जुडिशियल नोटिस। कोई भी एक्ट पार्लियामेंट कहाँ की, यूके के द्वारा कोई भी एक्ट या लोकल कोई पर्सनल एक्ट पास किया गया हो तो वो जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। आर्टिकल्स ऑफ वार ऑफ द इंडियन नेवी ऑफ एयरफोर्स। जब कोई इंडियन नेवी में कोई आर्टिकल्स वार वगैरह होते गजटेड नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट इंडियन नेवी द्वारा निकाला जाता है तो वो भी जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। फोर्थ है द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम of the Constituent Assembly of the India of Parliament and of the legislatures established under any act for the time being in force in a province of the state। यूके के पार्लियामेंट द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा कुछ भी क्या लॉ बनाया गया है अंडर एनी लॉ तो वो नोटिस करेगी कौन, कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। फिफ्थ पॉइंट है the accessions and the sign manual of the sovereign of for the time being of the United Kingdom of Great Britain Ireland। एक बात हमें आज तक समझ में नहीं आई, भारतीय संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे सिर्फ अदर कंट्री के लॉ को कॉपी करने के लिए, सब यूनाइटेड किंगडम का। जबकि यही कारण है कि जो हमारी भारतीय जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। नो डाउट अम्बेडकर जी एक बिल्कुल मतलब ग्रेट पर्सनालिटी थे, पर यह समझ में नहीं आया कि हर चीज विदेशों से कॉपी कर लो। जबकि भारत में विश्व की सबसे जो फर्स्ट मैनकाइंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है बुक का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति रिकॉर्डेड बाय क्रिएटेड बाय द महर्षि मनु ने लिया था। कहते हैं कि द मनुस्मृति द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनकाइंड लिया गया है। और 1976 में जो एक इंग्लिश ब्रिटिश प्रोफेसर थे सर विलियम जोन्स ने उसको ट्रांसलेट किया था। कब? 1776 में। उन्होंने ये कहा था कि ये बुक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छी है मैनकाइंड के लिए। जब इतने अच्छे अच्छे हमारे इंडिया में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बना हुआ था, उससे लेना चाहिए था। वो हमारे रूट्स मतलब इंडियन कल्चर का रूट होता, पर नहीं लिया गया। चलो अब जो है तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें, तो हम लोगों को। बीजेपी गवर्नमेंट की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ भी लॉ से उसको चेंज करना होना चाहिए चेंज। जो हमारी बेसिक चीज है वही नहीं है कई चीजें। चलते हैं 6 पॉइंट में। आप लोग भी कमेंट कीजिए भाई, इज इट राइट और नॉट कि हर चीज विदेशों से कॉपी कर लो। जो भारत का कल्चर है, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है, रामायण है, कैसे माइंडकाइंड को सर्वाइव किया जाता है, हाउ टू टेक डिसीजन इन फॉर मैनकाइंड, पर पता नहीं क्या सब आयरलैंड, ब्रिटेन, यूके किंगडम में कोई लॉ पास होगा तो भारत में क्या मतलब, पर लेना भैया। चलते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट ऑल सील ऑफ विच इंग्लिश कोर्ट्स टेक जुडिशियल नोटिस। 7th the accession of the office name, titles, functions and signature of the person falling for the time being any public office in any state if the fact of their appointment to such office is notified in any official gazette। कुछ ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट के तहत कोई भी गजेट निकलता है तो उसको भी कोर्ट नोटिस करेगी, जुडिशियल नोटिस लेगी। The existence, title and the national flag
of every state of sovereign recognized by the government of India. ऐसा कोई टाइटल, कोई फ्लैग, कोई स्टेट जो सोवरेनिटी रिकॉग्नाइज बाय इंडिया के द्वारा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। 9th पॉइंट है द डिवीजन ऑफ द टाइम, द जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल्स, फैट्स एंड हॉलीडेज नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट। जो भी गैजेट में इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या पब्लिक फेस्टिवल, उसके हॉलीडेज नोटिफाई किया जाएगा। जियोग्राफिकल डिवीजन, इंडिया में हर स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल होता है तो उसको भी नोटिस किया जाएगा बाय जुडिशियल नोटिस द्वारा। 10th द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो खैर होगा ही होगा। द कमेंसमेंट, continuance and the termination of the hostilities between the government of India and any other state or body of persons. 12th point, the names of the member of the officers of the court and their deputies and subordinate officers and assistant and also of all officers acting in the execution of the process and of or all advocates, attorneys, proctors, wakils, pleaders and other person authorized by the law to appear or act before it. The rule of the road on land और एट सी, जो भी भारत के अंदर कोई कानून है जो गवर्नमेंट द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है, चाहे लैंड के हो चाहे सी के हो, वो जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी। और ऐसे चाहे प्लीडर हो चाहे वकील हो, ऑथोराइज बाय लॉ है, वो भी संज्ञान में कोर्ट संज्ञान लेगी, जुडिशियल नोटिस लेगी। ये 13 पॉइंट है। जो कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें फॉल होता हो, वो जुडिशियल नोटिस कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, वो लेगी ही लेगी। मतलब कोई कोर्ट के पास कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि नहीं लेगी। दोबारा रिपीट होगा क्या? लास्ट सेक्शन 58, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट जो ऑलरेडी एडमिट कर लिए गए हैं पार्टी के द्वारा, उसको हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। 3 कंडीशन प्रोवाइड है इस सेक्शन में। वो क्या कंडीशन है कि वेयर द पार्टी और एजेंट एडमिट फैक्ट, पार्टी करेंगी या उनके द्वारा ऑथोराइज्ड अथॉरिटी लेटर के द्वारा एजेंट भी उन फैक्ट को एडमिट कर लिया। कैसे? एट हियरिंग, जब सुनवाई हो रही हो किसी केस की या प्लीडिंग प्रोसीडिंग चल रही हो, तो जब सबमिट कर देते हैं तो कोर्ट के जुडिशियल नोटिस में मतलब संज्ञान में होता है, तो वो दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हियरिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसमें एडमिट है, ऑलरेडी कोर्ट के संज्ञान में है। सेकेंड पॉइंट क्या है? विच दे एग्री टू एडमिट बाय राइटिंग बिफोर हियरिंग, यदि कोई भी पार्टी, कोई भी उनका एजेंट हियरिंग से पहले ही इन रिटिंग में वो एडमिट कर लेते हैं उस फैक्ट को और कोर्ट को बता दिया जाता है, तो ऑलरेडी एडमिट फैक्ट माने जाते हैं, प्रूफ माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फैक्ट डीम्ड मीन मान लिया गया, टू बी ऑलरेडी एडमिटेड बाय द पार्टी टू द सूट थ्रू प्लीडिंग, प्लीडिंग के दौरान यदि कोर्ट कोई भी फैक्ट यानी कि इमेजिनेशन मान लेती होता है कि यह फैक्ट ऑलरेडी एडमिट है, तो वो नोटिस जुडिशियल नोटिस मानी जाती है। इस सेक्शन में एक चीज और है, प्रोविजो क्या है कि कोर्ट हैज डिस्क्रिप्शन टू एक्वायर एनी फैक्ट सो एडमिटेड टू बी प्रूव्ड। कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो, कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है कि उस फैक्ट को जुडिशियल नोटिस लेगी कि नहीं लेगी। एज पर सेक्शन 58 कोर्ट ये भी कह सकती है किसी पार्टी को, भैया ये फैक्ट है, इसको दोबारा से प्रूफ करने के लिए एक सेकेंडरी एविडेंस दो ऑपोजिशन पार्टी को। तो इस सेक्शन में क्या है कि कोर्ट के डिसीजन पावर पे डिपेंड करता है कि दैट फैक्ट इज नोटिसेबल और नॉट। अपोजिशन पार्टी को बोल सकते हैं कि इस फैक्ट को प्रूफ कीजिए, जो ऑलरेडी फैक्ट, ये जो 3 कंडीशन दी गई हैं, इन कंडीशन में कोर्ट के कोई भी ऐसा नहीं कि उसको संज्ञान में लेगी ही लेगी। कोर्ट के डिसीजन पावर पे डिपेंड करता है, उसके विवेक पे कोर्ट के कि उस फैक्ट को नोटिसेबल है या नहीं है, या अपोजिशन पार्टी को कह सकते हैं कि इस फैक्ट को प्रूफ करो।
एक केस देखते हैं कि एस नागार्जुन वर्सेस वसंथा 1987 का केस है. इन दिस केस इट वाज हेल्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ केरला दैट नोटिफिकेशन मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर लॉ अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. इन दिस कोर्ट, इस केस में क्या हुआ था कि केरला का हाई कोर्ट है, उसने नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन पास हुआ होगा. तो उस नोटिफिकेशन को कोर्ट ने संज्ञान में लिया था. क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 या फर्स्ट जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है, उस कोई भी लॉ पास किया जाएगा तो वो नोटिसेबल होता है कोर्ट. तो इस केस में यही बताया गया था कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन या गजेटेड कोई भी है उसको पास किया गया है या पब्लिश किया गया है, तो वो एज ए लॉ ट्रीट होगा, वो एज ए लॉ ही माना जाएगा, जो सेक्शन 51 क्लॉज 1 में मेंशन है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी एक्ट हैं मस्ट बी टेक बाय कोर्ट जुडिशियल नोटिस माना जाएगा. So guys, this is all for today. See you in next class, which will be on the oral fact evidence section 59 to 56. If you like this explanation, please subscribe our channel to support with us. Thank you. Bye bye. Have a nice day, all of you.